हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन है, इन RLC parallel circuit, if current through capacitor and inductor is equal, then what is the power factor? अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में जो करंट कैपेसिटर से जा रही है वही करंट किससे जा रही है, इंडक्टर से जा रही है। तो फिर जो पावर फैक्टर होगा वह क्या होगा, यानी जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि जो IL है यानी इंडक्टर की करंट वो बराबर है कैपेसिटर के करंट के। अगर करंट बराबर है इसका मतलब है कि इनका XL बराबर होगा XC के, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो बराबर होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है तो यह केस है अंडर द रेजोनेंस। ये किस केस की बात कर रहा है, अंडर रेजोनेंस की, ठीक है, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की अगर कंडीशन है आपको तो इतनी चीज़ पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है आपका वो क्या होता है, यूनिटी होता है। और सर्किट जो रहेगी उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसका बिहेवियर रहेगा रजिस्टिव नेचर का, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, रजिस्टिव नेचर का रहेगा। और सर्किट आपकी जो रहेगी वो रजिस्टिव नेचर की रहेगी और जो पावर फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप जानो। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ट्रांजिएंट विल नॉट अकर, यानी कि कौन से एलिमेंट में ट्रांजिएंट अकर नहीं होता है। अब देखिए, ट्रांजिएंट जो फिनोमिना है ये बेसिकली कंडीशन आती है डीसी सर्किट में जब हम स्विचिंग की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये डीसी सर्किट है, ठीक, इसमें एल भी लगा है, मान लीजिए एल भी है और सी भी लगा हुआ है, ठीक है, आर है, एल है और सी ऐसे लगा हुआ है। तो ट्रांजिएंट की बात हम तब करेंगे। तो देखिए एक चीज़ ध्यान से आप समझिएगा, जैसे अगर सर्किट मान लीजिए आर एल है या फिर आर सी है, ठीक है, तो इस सर्किट को हम बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क। ऐसी सर्किट रहे तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि उस सर्किट में कोई न कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो एनर्जी को स्टोर करेगा। जैसे कि यल है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, और जैसे कि सी है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो जब किसी सर्किट में एक स्टोरिंग एलिमेंट होगा तो वह फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क होगा, और अगर किसी सर्किट में दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं तो वो फिर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब देखिए कि किस एलिमेंट पर ट्रांजिएंट अकर नहीं होता, यानी ट्रांजिएंट का जो फिनोमिना है वह किस एलिमेंट पर अकर नहीं होता। तो तीन एलिमेंट आपके इलेक्ट्रिकल में होते हैं, आर होता है, एल होता है और सी होता है। तो इसमें से ये जो दो एलिमेंट हैं यह ट्रांजिएंट की कंडीशन में अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते रहते हैं, यानी कि कुछ टाइम ये एनर्जी को स्टोर करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम एनर्जी को स्टोर करेंगे, फिर एनर्जी को क्या करेंगे, डिसिएप्ट करेंगे, ठीक है, डिसिएप्ट करेंगे। तो इनका जो मतलब प्रॉपर्टी है वह चेंज होती रहती है। लेकिन जो आर है, आर एक स्टैटिक एलिमेंट है और एल और सी जो है ये डायनेमिक एलिमेंट है। तो जो ट्रांजिएंट की कंडीशन अकर होती है वह होती है यल और सी के ऊपर, यानी कि जब भी ट्रांजिएंट होगा तो वह यल के मतलब प्रॉपर्टी को चेंज करेगा या फिर सी की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। लेकिन आर में ऐसा कुछ नहीं होता, आर एक स्टैटिक एलिमेंट है, तो स्टैटिक एलिमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसलिए जो ट्रांजिएंट की कंडीशन है वह फॉलो नहीं होती है आर पर, यानी कि रेजिस्टेंस पर। किस पर, रेजिस्टेंस पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर स्टडी स्टेट करंट इंडक्टर एक्ट ऐसे। देखिए स्टडी स्टेट के लिए पूछ रहा है, यानी टी बराबर इनफाइनाइट पर, टी बराबर इनफाइनाइट पर, यानी कि स्टडी स्टेट का मतलब कि क्या, कि काफ़ी देर से आपने जो काम कर रखा है वही काम कर रखा है। तो टी बराबर इनफाइनाइट पे आपसे पूछ रहा है कि जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा। तो देखिए टी बराबर इनफाइनाइट
या फिर आप कह सकते हो कि स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो होता है शॉर्टेड। कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर आपसे इनिशियल पूछता है, टी बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है? इनिशियल या फिर 0+ पे, यानी इनिशियल आपसे पूछ रहा है, तो इनिशियल में जो इंडक्टर होता है वो होता है ओपन सर्किट। क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। उसके बाद अगर बात होती है कि टी बराबर इनफाइनाइट यानी कि स्टेडी स्टेट में आपसे कैपेसिटर पूछता, तो कैपेसिटर क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। और टी बराबर 0 पर यानी कि इनिशियल आपसे पूछे, तो इनिशियली जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है? वो होता है शॉर्टेड। कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये सारे कंडीशन आपको याद रहने चाहिए। कहीं कहीं आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तो ये बहुत आसान है, एक बार आपको याद हो जाए फिर चीज़ें आप बहुत आसानी से करके चले आओगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। इन RL सीरीज सर्किट R बराबर 2 ओम एंड L बराबर 10 मिली हेनरी एंड अप्लाइड वोल्टेज इज 10 वोल्ट DC, देन द फाइंड करंट इन द नेटवर्क। अब देखिए, जब भी आपसे एक बात कहूँ, ध्यान से आप समझिएगा। DC की अगर बात की जाए, ठीक है, DC की बात की जाए, तो DC के लिए अगर नॉर्मली जैसे ना ट्रांजिएंट कंडीशन बोला है, ना स्टेडी स्टेट बोला है, ना तो आपसे बोला है कि जैसे ट्रांजिएंट भी नहीं बोला है और आपसे इनिशियल भी नहीं बोला है। सॉरी, ट्रांजिएंट कंडीशन में इनिशियल भी नहीं बोला है और आपसे फाइनल वैल्यू या फिर स्टेडी स्टेट भी नहीं बोला है। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए एक सर्किट है, R है और ये सर्किट L, इसमें ऐसे कनेक्ट है सीरीज में और इसमें आपने कोई बैटरी लगाई है, मान लो बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो ये R है, R की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, L की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो डिपेंड करेगा कि यह L की वैल्यू कुछ भी हो, उससे हमको नहीं लेना देना, क्योंकि ये जो है, जो सप्लाई लगी है ये क्या है? DC है। और DC की अगर बात होगी तो देखो, जब भी DC बोलेगा तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस हम निकालते हैं XL बराबर 2πfl, 2πfl। तो L, अब देखो ये F जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली DC सर्किट होती है या फिर DC सप्लाई होती है उसके लिए क्या होती है? 0। DC के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है? 0। तो XL की मान क्या हो जाएगा? 0। अगर XL का मान 0 हो गया, इसका मतलब एक्सेल 0 हो गया, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 0। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया तो इसका मतलब कि एक सीरीज सर्किट, मान लो रेजिस्टेंस लगा है और यल बेसिकली जो ये आर रहेगा और ए यल है, तो ये यहाँ का एक्सेल ही तो जुड़ेगा आर से। अब एक्सेल का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने निकाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। जैसे एक्सेल आपका क्या हो जाता है? 0 हो गया, तो इसका मतलब उसको हम शॉर्टेड कर देंगे। आप एक चीज़ याद रखो कि DC सर्किट है तो यल हमेशा कैसा हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। यानी जो इंडक्टर उस सर्किट में कनेक्ट था वो कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। अगर वो शॉर्ट हो गया तो सर्किट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? ये 10 वोल्ट की सप्लाई और R बचेगा। तो बस करंट आप बहुत आसानी से बता सकते हो। तो करंट के लिए हो जाएगा आपका V/R, क्योंकि यल XL तो क्या हो गया? 0 हो गया ना, यल का मान क्या हो गया? 0। तो V का मान आपको 10 दिया है, R आपको 2 दिया है, तो बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। एक चीज़ और, अगर आपसे मान लो यहाँ पे क्या दिया रहता, यल की बजाय आपको यहाँ पे दे देता C, यानी कैपेसिटर दे देता। अगर कैपेसिटर दे देता तो कैपेसिटर के लिए जो XC होता है वो होता 1/2πfC। अब देखो F का मान क्या होगा DC के लिए? F का मान DC के लिए क्या होगा? 0। अगर F का मान DC के लिए 0 है तो XC जो होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर XC इनफाइनाइट हो गया, XC क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि सर्किट में एक, मान लो ये लगा है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? XC क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि इसको हमें करना पड़ेगा ओपन। अगर इसको ओपन करेंगे, ठीक, इसको हम करेंगे ओपन, तो आप देखेंगे कि ये चीज़, ये हो गया ओपन। तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट जाएगी, करंट क्या हो जाएगी? 0। यानी यहाँ पे जो भी करंट रहेगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो एक पॉइंट याद रखना कि DC के लिए अगर सिर्फ DC बोले, उसमें फाइनल या फिर स्टेडी स्टेट आउट इनिशियल नहीं बोला है, तो DC के लिए जो यल होगा वो शॉर्ट होगा और जो C होगा यानी कैपेसिटर वो
ओपन सर्किट होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कैसे होगा मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी 0 हो रही है इसलिए उसका रिएक्टेंस जो होगा वो एक में 0 बन रहा है इंडक्टर वाले में, और कैपेसिटर वाले में इनफाइनाइट बन रहा है। इसलिए इंडक्टर आपका शॉर्ट होगा और कैपेसिटर आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन स्टडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर एक्ट ऐसे। अब देखो अभी मैंने बताया आपको कि एक स्टडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है। तो एक स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर आपका होता है ओपन सर्किट। कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट। और इनिशियल पूछे तो इनिशियल के लिए क्या होगा, इनिशियल के लिए शॉर्ट हो जाएगा, इनिशियल के लिए शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम कांस्टेंट फॉर ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। अब देखिए आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट और आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। तो अगर आपको टाइम कांस्टेंट याद है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कितनी बार पूछा गया है। देखिए एक आरएल सर्किट का जो नेटवर्क मतलब होता है, जैसे ए आर है, ए एल है, तो इसमें आपसे पूछा कि टाइम कांस्टेंट बताओ, टीसी टाइम कांस्टेंट बताओ। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है एल बटे आर, यानी कि ये जो इंडक्टर है और जो रेजिस्टेंस है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक, और इस टाइम कांस्टेंट का जो यूनिट होती है वह यूनिट होती है सेकेंड। कभी कभी आपको यूनिट भी पूछ लेता है कि टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो आप याद रखना क्या होती है, टाइम कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। अब आरसी के लिए पूछ दिया, तो आरसी के लिए, ठीक है, आरसी के लिए, तो आरसी के लिए जो टाउ होता है वो क्या होता है, आरसी ही होता है। तो याद रखिएगा, ये तो बहुत आसान है। तो आर एल के लिए एल बटे आर और आरसी के लिए आरसी ही होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन आर एल सीरीज सर्किट आर इक्वल टू 2 ओम एंड एल इक्वल टू 2 मिली हेनरी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ दिया। अभी हमने आपको बताया कि एल आर सर्किट के लिए क्या होता है, एल बटे आर। तो एल का मान कितना दिया है, 2 मिली हेनरी, यानी 2 की घात में -3, मिली का मतलब 10 -3 बटे 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि या फिर 10⁻³ सेकेंड आप बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 1 मिली सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टेकन फॉर रिस्पॉन्स टू राइज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो टाइम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम taken for response to rise 63.2% of maximum value, 63.2% of maximum value। ठीक है, तो आपका जो होता है मैक्सिमम वैल्यू के 63.2% तक आपका जो होता है वो टाइम कांस्टेंट टेकन लेता है। उस टाइम में आपको पूरा फुल वैल्यू दे देगा। अगर टाइम कांस्टेंट की बात पूछें कि किसी भी सर्किट का मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए टाइम कांस्टेंट का मान कितना होना चाहिए, तो टाइम कांस्टेंट का मान होना चाहिए 5, यानी कि 5 सेकेंड। ठीक है, 5 यानी 5 यूनिट तक अगर हम टाइम कांस्टेंट को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इमेज इम्पीडेंस कैन बी रिटेन बाय शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ZC एंड ओपन सर्किट इम्पीडेंस ZOC एक्ट ऐसे। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, इमेज इम्पीडेंस। तो इमेज इम्पीडेंस जो आपका होता है वो होता है √Z शॉर्ट सर्किट इंटू Z ओपन सर्किट। बस अंडर रूट दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका क्या बन जाता है, इमेज इम्पीडेंस बन जाता है। ठीक है, अगर इसको आप अगर अदर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं ZC इंटू ZOC की घात को 1/2 की पावर 1/2 आप कर दोगे तब भी सेम चीज़ है। नहीं तो अंडर रूट आप याद रखो, Z ओपन सर्किट वोल्टेज और Z शॉर्ट सर्किट वोल्टेज दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इमेज इम्पीडेंस मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गिवन नेटवर्क इज हैविंग N नोड एंड B ब्रांच देन द ट्विक्स आर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने ट्विक्स होंगे, कितने नोड होंगे। ठीक है,
n नोड्स हैं और b ब्रांच है, तो कितने ट्विक्स बनेंगे, तो ये बनेंगे आपके n-1 कि कितने आप यूज कर सकते हो, तो आपको कितना होगा n-1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, गिवन नेटवर्किंग इज हैविंग n नोड एंड b ब्रांच देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो लूप बराबर l बराबर होता है b-n+1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक फार्मूला है, आप इसको याद रखिए क्योंकि कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ब्रांच आपको दिया रहेगा, नोड दिया रहेगा, तो आपसे लूप पूछ लेगा, या फिर यहाँ से आपको b निकालेंगे तो b बराबर l+n-1 ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये भी पूछ ले, तो ज़रूरी नहीं आपसे ब्रांच भी पूछ सकता है, नोड भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए कि यल बराबर जो होगा b-n+1, और ये बार क्वेश्चन कई बार आया है आपका जेई के एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेश एनालिसिस इज प्रीफर्ड व्हेन लूप आर, मेश एनालिसिस आपको प्रीफर की जाती है जब लूप लेस देन होगा नोड से, यानी कि लूप जो होगा क्या होगा, लेस देन होगा नोड से, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मेश एनालिसिस। ठीक है, क्या यूज करेंगे, मेश एनालिसिस। और आपको नोड एनालिसिस अगर आपको मान लो यूज करना है, तो फिर जो नोड्स होंगे, नोड्स वो क्या होंगे, लेस देन होंगे लूप से। ठीक है, क्या होंगे, लूप से, तब आपके पास क्या होंगे, वहाँ पे आप नोडल एनालिसिस लगाओगे, और आप मेश एनालिसिस तब लगाओगे जब लूप आपके कम होंगे नोड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये मोटर हैविंग ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 एब्जॉर्ब इन रिएक्टिव पावर ऑफ 1200 वाट द रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाईज। अब एक्टिव पावर आपको दे रखा है, रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, तो क्या आप बता सकते हो रिएक्टिव पावर क्या होती है। अब देखिए, अगर पावर की बात करें तो एक्टिव पावर जो होती है P/VI cos फाई होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है एक्टिव पावर cos फाई, तो V/I आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, एकदम फॉर्मूले के बेसिस पे चलिए। यह जो फॉर्मूला है वो एक्टिव पावर का है, तो एक्टिव पावर के हिसाब से जो V/I का हम निकालेंगे हो जाएगा P/cos फाई, P/cos फाई। P का मान आपको दिया है 1200 वाट, बटे ये दिया है 0.8, तो 1200 बटे 0.8, तो इसको आप लिख सकते हो 12,000/8, तो ये हो जाएगा, ये 8 कम 8 बचेगा 4, तो 8 बचे 40, 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500, कोई दिक्कत, 1500 हो जाएगा ना। अब देखिए 1500 आ गया, यानी V/I का मान कितना आ गया, 1500 आ गया। तो आपको पूछा है क्या, रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर V/I साइन फाई होता है। साइन फाई आपको पता है, साइन फाई नहीं पता है, लेकिन कॉस फाई तो आपको पता है ना, कॉस फाई कितना होता है 0.8, तो जब कॉस फाई 0.8 होता है तो साइन फाई कितना होता है, साइन फाई उस कंडीशन में होता है 0.6, कितना होता है 0.6 होता है। तो Q आप निकाल सकते हो, VI आपको पता है 1500 है, तो Q बराबर हो जाएगा Q V/I यानी 1500 गुणे 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 900 वोल्ट एम्पियर, 900 वोल्ट एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 900 वोल्ट एम्पियर आपका हो जाएगा रिएक्टिव पावर। तो बहुत सही क्वेश्चन है, आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बट आपको कोई इसमें गलती नहीं करना, क्योंकि रिएक्टिव पावर पूछा है। तो सबसे पहले आप V/I निकालो, फिर साइन फाई को आप कॉस फाई के हिसाब से बनाओगे कि कॉस फाई का मान अगर 0.8 है तो साइन फाई आप निकाल लेना, क्योंकि आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर बराबर होता है, साइन स्क्वायर बराबर 1 - cos स्क्वायर फाई। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में आप रख के निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर फाई का कैलकुलेटर अलाउ है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द coils having self inductor of 10 millihenry and 50 millihenry have an effective inductor of 40 millihenry when connected in series adding. What will be the equivalent inductor if we connected them in series opposing? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए दो इंडक्टर आपके हैं, ठीक, दो इंडक्टर हैं ऐसे, उसमें एक की वैल्यू दिया है 10 मिली हेनरी और एक का दिया है 15 मिली हेनरी, और इनका जो यल इक्विवेलेंट है यानी टोटल इंडक्टेंस है वो कितना दिया है 40, यानी यल का मान जो दिया है वो 40 मिली हेनरी दिया है, और ये कैसे हैं, सीरीज एडिंग नेचर के हैं। अब
देखो सीरीज एडिंग नेचर का क्या मतलब है, जब भी हम इंडक्टर पढ़ते हैं ना तो उसमें हम डॉट कन्वेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉट कन्वेक्शन आपको पता है कि नहीं है। देखिए डॉट कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे दो इंडक्टर मैंने बना दिया, एक डॉट यहाँ पे आ रहा है, फिर दूसरा डॉट मान लीजिए ये पहले इंडक्टर के शुरू में एक डॉट है, दूसरे इंडक्टर के शुरू में एक डॉट है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिंग नेचर का है, सीरीज एडिंग नेचर का है। या फिर एक कंडीशन ये बन सकती है कि दूसरा एक डॉट यहाँ पे हो और दूसरा डॉट आपका दूसरे इंडक्टर के एंड पर हो, यानी एक इंडक्टर पे पहला डॉट, दूसरे इंडक्टर के डॉट मतलब एंड पर दूसरा डॉट, तो फिर इसको इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे कि यह कंडीशन आपका सीरीज एडिंग है। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एडिंग के लिए, जो यल इक्विवेलेंट होता है वो ये होता है L1 प्लस L2 प्लस 2m होता है, प्लस 2m म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस 2m ये हम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंडीशन क्या बन जाए अपोजिंग नेचर का, अब देखिए अपोजिंग नेचर का मतलब क्या है कि एक इंडक्टर ये है और एक इंडक्टर ये है, तो पहले का डॉट यहाँ हो फिर दूसरे का डॉट यहाँ हो, तो एक डॉट जो है इंडक्टर के शुरू में है पहले इंडक्टर के, और दूसरा डॉट इंडक्टर के ख़त्म होने पर यानी एंड पॉइंट पे है, तो फिर इस कनेक्शन को हम बोलते हैं कि सीरीज तो है बट ये क्या है अपोजिंग नेचर का है। कैसे नेचर का है, अपोजिंग नेचर का है। या फिर एक डॉट यहाँ पे हो और दूसरा डॉट आपका इसी इंडक्टर के शुरू में हो, तो यह कंडीशन भी कैसी है अपोजिंग नेचर की है। और इस कंडीशन में जो यल का मान होता है वो होता है L1 प्लस L2 प्लस 2m, अच्छा नहीं -2m, ठीक है, जो होगा L1 प्लस L2 माइनस 2m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो आपको पहले सीरीज मतलब कि जब मतलब सीरीज एडिंग नेचर का था तो आपको वैल्यू निकालना है, तो ये दिया है 40, यानी यल का मान कितना दे दिया है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यल बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस 2m, तो फिर यल का मान आपको दिया है 40 और L1 का मान आपको दिया है 10 प्लस L2 का मान दिया है 15 प्लस 2m, तो यम का मान आप निकालोगे तो देखियो मैंने सब के सब मिली हेनरी में दे रखा तो इसलिए मैंने मिली हेनरी इसको चेंज नहीं किया है, ठीक है। ध्यान से समझना, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि मिली में दिया होगा सब के सब तब आप मत करना, लेकिन अगर मिली में नहीं दिया है तो फिर आप कुछ ना कुछ कन्वर्जन करना, अदरवाइज सब चीज़ सेमी में दिया है तो फिर आप इसको रख दो। तो ये 40 होगा, 10 में से 15 जाएगा, वो 10 और 15 कितना होगा, ये 25 हो जाएगा, और 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा 15 और बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि 2m था तो ये बटे में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। 2m का मान कितना है 7.5 है। अब देखिए या फिर 2m का मान जो है वो तो 15 है, तो 2m आपने 15 निकाला, अपोजिंग नेचर में तो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टर, यानी कि यल का मान आपसे पूछ रहा है, और L1 प्लस L2 माइनस 2m यही आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए L1 प्लस L2 यानी 10 और 15 कितना है, ये हो जाएगा 25, माइनस 2m का मान कितना है 15, तो 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। तो नॉर्मल है, बस इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, बहुत कठिन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिव पावर ड्रॉ बाई ए प्योर रजिस्टरीज। अब देखिए रिएक्टिव पावर को कितना ड्रॉ करता है रजिस्टर, तो रजिस्टर जो होता है ये पहली बात तो ड्रॉ नहीं करता पावर, पहली चीज़ तो ये तो यहीं पे गलत बोल दिया कि ड्रॉ करता ही नहीं है, ये तो एब्जॉर्ब करता है पावर को। तो जो ड्रॉ पावर होगी वो क्या होगी किसी भी इंडक्टर वो मतलब रजिस्टर में वो 0 होगी, क्योंकि रजिस्टर पावर को एब्जॉर्ब करता है, ड्रॉ नहीं करता। तो रजिस्टर जो पावर को ड्रॉ करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अगर बात होती इंडक्टर की तो फिर वो डिपेंड करता किस चीज़ पर, बात होती कैपेसिटर की तो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर की बात होती तो ठीक है, कैपेसिटर की बात होती तो ये दोनों क्या करते हैं, ये पावर को एब्जॉर्ब भी करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। या फिर कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर मान लीजिए आपके पास प्योर यल है या सी है, प्योर यानी कि शुद्ध संधारित्र है या फिर शुद्ध प्रेरकत्व है, तो फिर यह कितनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसमें कोई भी प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात नहीं की गई है, एक आइडियल इंडक्टर की या फिर एक आइडियल कैपेसिटर की बात की गई है। तो एक आइडियल इंडक्टर या फिर एक आइडियल कैपेसिटर क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब जो करता है वो 0 करता है। क्यों, क्योंकि पावर को तो ये एब्जॉर्ब करता नहीं है, ये तो पावर को डिलीवर करता है, यानी पावर को ड्रॉ करता है।
तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि पावर को जब भी हमें एब्जॉर्ब करना होगा तो वहाँ पे यर आर का मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आर नहीं होगा तो पावर का एब्जॉर्बन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यल जो होगा ये क्या करेगा, पावर को ड्रॉ करेगा, इस सी भी पावर को ड्रॉ करेगा, लेकिन एक प्योर इंडक्टर और एक प्योर कैपेसिटर में जो पावर को एब्जॉर्ब करना होता है वो उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे तो वो होती है 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ और वैलिड फॉर। किरचॉफ लॉ जो होता है वो वैलिड होता है किसके लिए, तो ये बहुत सिंपल है, लीनियर सर्किट के लिए। कैसी सर्किट के लिए, लीनियर सर्किट के लिए किरचॉफ लॉ वैलिड होता है। अगर सर्किट नॉन लीनियर है तो केवीएल या केसीएल जो होता है ये नॉट वैलिड। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे वैलिड नहीं होता केवीएल और केसीएल। ठीक है, चलिए इन व्हाट कनेक्शन वी गेट न्यूट्रल, यानी कौन से कनेक्शन में हमें न्यूट्रल मिलता है। तो किस कनेक्शन में हमको न्यूट्रल मिलता है यही आपसे पूछ रहा है। तो किस कनेक्शन में मिलता है तो ध्यान से समझिएगा। दो कनेक्शन आपके पास होते हैं, एक कनेक्शन होता है आपका डेल्टा, ठीक, एक कनेक्शन आपका होता है डेल्टा। तो डेल्टा एक होता है जैसे आर है, आर है, आर, और एक कनेक्शन आपका होता है स्टार का। एक कनेक्शन आपका होता है स्टार का, यानी ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो आर आर जो होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है, ठीक है। तो मान लो उनकी भुजा की रेजिस्टेंस दिया है, इम्पोर्टेंस दिया है, जो भी दिया है उससे हमें नहीं मतलब, हमें बस पूछा है किस में न्यूट्रल मिलता है। तो ये तो एक बड़ा परिपथ है, इसमें आप कहीं से न्यूट्रल ले ही नहीं सकते हो। लेकिन ये ओपन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तीनों मतलब जो भुजाएं हैं एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो वहाँ से आप न्यूट्रल को ले सकते हो, वहाँ से आप न्यूट्रल को ले सकते हो। तो आप न्यूट्रल यहाँ से ले लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल आप यहाँ से ले सकते हो। तो फिर न्यूट्रल अगर ले सकते हो तो फिर ये हो जाएगा स्टार कनेक्शन। ठीक है, यानी कि स्टार में हमको न्यूट्रल मिलता है और डेल्टा में हमको न्यूट्रल नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन पूछ दिया है। तो सिंपल है यार, ये देखो, ये तो याद रखने वाली पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन के लिए जो वी होता है वही क्या होता है, वी, यानी कि जो लाइन वोल्टेज होता है वही क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिए कि वी जो होगा वो वी होगा, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर होगा फेज वोल्टेज के। लेकिन करंट की बात होगी तो लाइन करंट होगी, लाइन करंट जो होगी √3 टाइम्स होगी IP। ठीक है, यानी लाइन करंट बराबर होगी √3 टाइम फेज करंट के। तो इम्पॉर्टेंट ये मतलब रिलेशन है, इस रिलेशन को आप याद रखिए, एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जनरली फ्रेम हो ही जाते हैं। कभी कभी स्टार कनेक्शन दे देगा, कभी डेल्टा दे देगा, कहीं कुछ भी दे देगा, तो आपको याद रहेगा तभी तो करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर स्टार कनेक्शन में पूछ ले तो वहाँ पे जो VL होता है वो √3 टाइम्स VP होता है, √3 टाइम्स VP होता है। और उसके बाद आप याद रखिए कि जो करंट होगी उसमें सेम होती है, यानी IL बराबर होगी IP। ये कनेक्शन कौन सा है, ये स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन में जो VL होता है वो √3 टाइम होता है VP के, और जो लाइन करंट होती है वो बराबर होती है फेज करंट के। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ ए रजिस्टर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स। एक रजिस्टर एंड एक इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स विच टू पैरामीटर इन द सर्किट इंक्रीज इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज सोर्स इंक्रीज। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है, और इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स आपका कौन सा है ये दिखाया नहीं गया है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ किया गया तो इसका मतलब जो सोर्स होगा वो AC होगा। कैसा होगा, AC, क्योंकि DC में तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो इसलिए जो सोर्स होगा वो क्या होगा, AC होगा। अब क्या कह रहा है कि टू पैरामीटर इन द सर्किट इंक्रीज इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज सोर्स इंक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो दो पैरामीटर आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो कौन कौन से पैरामीटर आपकी इंक्रीज होंगे यही आपसे पूछा है। अब ध्यान से समझिएगा, दो पैरामीटर। अब VL होता है, VL बराबर होता है IXL। ध्यान से समझिएगा, VL बराबर क्या होता है, IXL, और Z बराबर होता है √R² प्लस XL का
स्क्वायर। दोनों फार्मूला याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत सही रहेगा। ठीक है, एक्सएल स्क्वायर। अब देखते हो हम वी को देखते हैं, तो वी एल बराबर होता है आई एक्सएल, तो एक्सएल बराबर होता है 2π/FL। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सएल इंक्रीज होगा, जब एक्सएल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ए इंक्रीज होगा, जब ए इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वी एल इंक्रीज होगा। सिंपल है, मैंने क्या बताया, पहले फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, फिर एक्सएल इंक्रीज होगा, जब एक्सएल इंक्रीज होगा तो आपका वी एल इंक्रीज होगा। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अब चलिए उसके बाद हम जेड की बात करें तो जेड बराबर होता है √r का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अभी हमने बताया कि एक्सएल बराबर होता है 2π/FL। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, एक्सएल इंक्रीज दैट्स मीन जेड इंक्रीज, यानी कि इम्पीडेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, तो दो चीज़ ये इंक्रीज होगी। अगर बात मान लो करंट की होती, किसकी, करंट की होती, तो आई एल बराबर होता है वी/एक्सएल, और एक्सएल बराबर होता है 2π/FL। तो एफ इंक्रीज तो एक्सएल इंक्रीज दैट्स मीन करंट विल बी डिक्रीज, करंट विल भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। करंट डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि 2 पैरामीटर आपकी इंक्रीज होंगे फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज होने पर, तो होगा वोल्टेज और जेड, यानी वोल्टेज और इम्पीडेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और है, देखिए क्या कह रहा है। इन ए सीरीज एंड if a resistor and inductor are connected in series across a voltage source, which two parameter in the circuit decrease if frequency of voltage source increase? Frequency of voltage source will be decrease, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, हमने अभी देखा कि इंक्रीज कर रहे हैं तो दो पैरामीटर हमारे चेंज हो रहे थे, यानी वी एल और जेड, यानी यह इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करें कि टू पैरामीटर मतलब कि डिक्रीज होंगे, जब फ्रिक्वेंसी को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वह दो पैरामीटर क्या होगा, हमने देखा था करंट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी ना, करंट क्या हो रही थी, सोर्स करंट डिक्रीज हो रही थी। तो ध्यान से समझिए, देखिए कैसे सोर्स करंट की बात अगर की गई है तो आई जो है ये सोर्स करंट है, सोर्स करंट बराबर होता है वी बाई जेड। अब हमने क्या कर रहा है कि फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब कि एक्सएल बराबर होता है 2π/FL, तो एफ इंक्रीज करेंगे तो एक्सएल हमारा इंक्रीज होगा, तो जेड बराबर हो रहा था r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सएल अगर इंक्रीज हो रहा है तो जेड भी इंक्रीज होगा, जब जेड इंक्रीज होगा तो इसका मतलब सोर्स करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। सोर्स करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो सोर्स करंट हमारी डिक्रीज होगी। अब उसके बाद बात आती है वी आर की, तो वी आर होता है I/R। क्या होता है I/R, जब आई ही डिक्रीज हो गई तो वी आर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब दो पैरामीटर हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और वो होगा वी आर और आई, वी आर इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a resistor and a capacitor are connected to form series RC circuit across a voltage source, if frequency of voltage source increases। अब देखिए क्या कह रहा है, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, कनेक्टेड हो रहे हैं सीरीज में, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर था, तो आरसी था, एक वोल्टेज सोर्स से सीरीज में कनेक्टेड हैं, और फ्रिक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो फ्रिक्वेंसी का इंक्रीज होना, इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC/2π/FC। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो XC क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान से समझना, एफ इंक्रीज करेंगे तो XC डिक्रीज होगा, जब XC डिक्रीज होगा तो Z बराबर होता है √R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो XC हमारा अगर डिक्रीज होगा तो Z भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जब Z डिक्रीज होगा तो I बराबर होता है V/Z। तो जब Z डिक्रीज होगा तो इसका मतलब करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द करंट इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एट्रीब्यूटेड टू एन आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एक आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए, देखो आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा वह वोल्टेज सोर्स। जैसे आपका बैटरी है,
ठीक है, एक कोई वोल्टेज सोर्स है जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हम बोल दिए। तो इनका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सप्लाइड, यानी उस ब्रांच में पार्टिकुलर उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी उससे क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, डिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सप्लाइड, डिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा जो करंट का मैग्नीट्यूड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विथ सम इनिशियल चार्ज चेंज सॉरी विथ सम इनिशियल चेंज एट t बराबर 0 प्लस ए कैपेसिटर विल एक्ट एस। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका करेक्ट होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला क्या है कि t बराबर बोला है 0 प्लस पर कि कैपेसिटर जो होगा वो कैसा होगा। तो t बराबर 0 प्लस पे जो कैपेसिटर होता है वह होता है आपका ओपन सर्किट। ठीक है, t बराबर 0 माइनस रहेगा तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा। t बराबर 0 प्लस यानी फाइनल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट होता है जब भी, तो एक कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं बाई वोल्टेज सोर्स, यानी जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा उस कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया जाता है उस वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फाइनल वैल्यू होती है या फिर इनफाइनाइट वैल्यू होती है, तो इनफाइनाइट वैल्यू पर या फिर आप कह सकते हो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर जो होगा ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट होगा तो उस कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर देंगे जो वोल्टेज उस कैपेसिटर का शो किया रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई चेंज है, या मान लो कैपेसिटर के अक्रॉस मान लो वोल्टेज पहले से कुछ दिया है, तो कैपेसिटर को आपको क्या करना है, फाइनल वैल्यू में तो उसको ओपन करना है ना, तो ओपन तो आप कब तभी करोगे ना, लेकिन अगर उसका कुछ वोल्टेज दिया है तो उसको हम उससे चेंज कर देंगे, यानी वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इंडक्टर है t बराबर 0 प्लस पे, ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट, कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि इसको रिप्लेस कर देंगे जो उस इंडक्टर के क्रॉस करंट होगी, यानी इंडक्टर का इंटरनल करंट जो दी रहेगी उसी से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो याद रखना, इंडक्टर को हम रिप्लेस करते हैं करंट सोर्स से और कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं वोल्टेज सोर्स से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि लाइन करंट जो होती है वह फेज करंट की क्या होती है, बराबर होती है। लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। और क्या कह रहा है, इन ए डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और डेल्टा में वीएल जो होता है वीपी के बराबर होता है। दो स्टेटमेंट आपको दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, और क्या बोला, फॉर ए गिवन फेज कनेक्टेड टू पार्टिकुलर लाइन विच ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों क्या है, सही है ना, क्योंकि सीरीज सर्किट वो सॉरी स्टार कनेक्शन में आई जो होता है वो आई के बराबर होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और जो वी होता है यानी वी होता है वो वी के बराबर होता है। ये कनेक्शन किसका है, ये कनेक्शन है डेल्टा का, और ये कनेक्शन किसका है, ये कनेक्शन है स्टार का। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया था और याद रखिए आप इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब यार ज़रूर करो, शेयर करो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।